तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको लेके चलता हूँ सिंगापुर। बात कुछ ऐसे ही हुई कि पिछले कुछ दिनों में हमने मुस्तफ़ा डोसा पे कुछ एपिसोड किए थे। उसके बाद एक हमारे व्यूअर ने, एक दर्शक ने, एक चाहने वाले ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी मैसेज करके, और साथ में दो फोटोग्राफ्स भेजी। अब मुस्तफ़ा डोसा का नाम इतना मशहूर है, इतने लोग जानते हैं उसके नाम को, तो मेरे वो मित्र शायद थोड़ा कंफ्यूज हो गए। उन्होंने जो फोटोग्राफ भेजी उसके ऊपर लिखा हुआ था मुस्तफ़ा सेंटर, और मैंने उनको वापस फ़ोन किया। मैंने कहा, ये मुस्तफ़ा सेंटर किसकी बात कर रहे हो आप? कहाँ पे है मुस्तफ़ा सेंटर? तो उनका वापस जवाब आया कि ये मुस्तफ़ा सेंटर सिंगापुर का है। तो उन्होंने ये भी बताया कि ये जो मुस्तफ़ा सेंटर है ये भी उसी मुस्तफ़ा मजनू का है जिसकी बात हमने उस एपिसोड में की थी। मैं सिंगापुर बहुत बार गया हूँ, 1985 से लेके सिंगापुर जा रहा हूँ मैं 85 से। तभी वहाँ पे वो मुस्तफ़ा सेंटर नहीं था। वहाँ तो सरंगून प्लाजा करके एक मार्केट थी सबसे बड़ी, जिसको गिराने के बाद ये सेंटर बना। तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आया, मैंने अपने पासपोर्ट के थ्रू देखा कि लास्ट टाइम मैं जब गया था, तो लास्ट टाइम के पहले एक बार जब गया था तो मुस्तफ़ा सेंटर पे शॉपिंग की थी। वो पासपोर्ट की डेट देखी तो वो 98 की, 2098 की, 1998 की। तो वो देख के मुझे लगा कि 98 में मुस्तफ़ा सेंटर बना, और तभी मुस्तफ़ा डोसा बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इतनी तकलीफ़ में था, भागा हुआ था। तो ये इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि सिंगापुर जैसे शहर में जहाँ कानून बहुत सख्त है वहाँ पे जाके इस किस्म के स्मगलिंग के पैसे से कोई बड़ा स्टोर बनाएगा। खैर, मेरे एक मित्र हैं जो मुस्तफ़ा सेंटर जो अभी है सिंगापुर में, उसके बिल्कुल साथ एक छोटी सी मार्केट है, उसमें उनका रेस्टोरेंट हुआ करता था। उनका नाम है सरदार मोहन सिंह। वो सिंगापुर की जो हॉकी की टीम थी उसके भी वो खिलाड़ी थे, टीम में खेलते थे। बहुत साल उन्होंने वो रेस्टोरेंट चलाया अपना। मुस्तफ़ा सेंटर के बिल्कुल साथ लगती हुई बिल्डिंग है, मार्केट है छोटी सी, उसमें एक ये इनका रेस्टोरेंट था, कुछ और खाने पीने की दुकानें थी, इस किस्म का सेमी ओपन स्पेस था वो। तो वह मैं मोहन सिंह जी को बहुत अच्छी तरह जानता, और लकीली वो हमारी ये चैनल भी देखते हैं। तो मेरा उनके साथ नंबर था, वास्ता था। तो मैंने मोहन सिंह जी को फ़ोन किया फिर भी कंफर्म करने के लिए कि कोई भी स्टोरी करने के पहले उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। तो वो आजकल मोहन सिंह जी सिंगापुर अपने रिश्तेदारों के पास गए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में सिंगापुर से। तो उनसे मेरी आज बात हुई। उन्होंने जो उस सेंटर के बारे में, सेंटर के मालिकों के बारे में जो बताया वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और इसीलिए मैं वो किस्सा आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ कि वो मुस्तफ़ा सेंटर का हमारे मुंबई वाले मुस्तफ़ा मजनू उर्फ मोहम्मद डोसा के साथ कुछ लेना देना नहीं है। मुस्तफ़ा डोसा के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उस मुस्तफ़ा सेंटर सिंगापुर के जो मालिक हैं, उनकी कहानी भी किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं है। मैंने जब पूरी तहकीकात की, बहुत से लोगों से सिंगापुर में बात की, मोहन सिंह जी ने मेरी बहुत हेल्प की, कुछ पुराने लोगों के नंबर दिए, सिंगापुर के लोगों के कॉन्टैक्ट्स दिए मैंने उनसे। आज पूरा आधा दिन मेरा सिंगापुर में लोगों से बात करने में लगा। तो पता चला कि मुस्तफ़ा सेंटर का जिन लोगों ने ये कंपनी बनाई थी, शुरू किया था कामकाज 1960-62 के करीब में, उस शख्स का नाम था मोहम्मद मुस्तफ़ा। और वो शख्स जहाँ पे आज वो सेंटर चल रहा है, इतना बड़ा शॉपिंग सेंटर, दुनिया के बड़े शॉपिंग सेंटर में से गिना जाता है। कोरोना के पहले 24 आवर्स वो शॉपिंग सेंटर खुला रहता था, 24 घंटे, और इतनी भीड़ रहती थी वहाँ पे
कि चलना अंदर शॉपिंग मार्केट के अंदर, उसके अंदर चलना मुश्किल होता था। इतनी दुकानें, इतना सामान, और जो एली थी जो जहाँ से पैदल चलते हैं, उसमें ट्रॉली तो छोड़ो, पैदल निकलना मुश्किल होता था, इतनी भीड़ होती थी। और जब बना था तभी इतना बड़ा भी नहीं था। उसके बाद तो रोड के आगे भी इन्होंने एक प्लॉट लेके एक्सटेंशन करके ऊपर एक छोटा सा रैंप बना के दोनों हॉल्स को जोड़ा है। खैर, तो 1960 के पहले उत्तर प्रदेश से ये मोहम्मद जो मुस्तफ़ा थे, ये जौनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी के रहने वाले एक मुस्लिम परिवार से संबंध रखते थे। इनका एक भाई था, इनका कज़न, उसका नाम था शमशुद्दीन। तो शमशुद्दीन और मुस्तफ़ा दोनों जन नौकरी के चक्कर में सिंगापुर जाते हैं। मैं छोटी सी इसकी बैकग्राउंड आपको देता हूँ। सिंगापुर जब आज़ादी के पहले, जब सिंगापुर की आज़ादी, उसके पहले ब्रिटिश रूल था, हिंदुस्तान पे भी अंग्रेज़ों का राज था। तो हिंदुस्तान की आर्मी की कई यूनिट्स अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश हुकूमत ने सिंगापुर में पोजीशन की हुई थी, जिसमें राजपुताना राइफल थी, सिख रेजिमेंट थी, कुछ इस किस्म की और आर्मी की यूनिट्स सिंगापुर में प्लेस की हुई थी। वर्ल्ड वार पहले से ही वहाँ पे इंडियन आर्मी की यूनिट्स, जो हमारे राजा लोग थे, पुराने महाराजा पटियाला जी, कपूरथला इधर के, इनकी जो आर्मी की यूनिट थी, उनको भी लेके अंग्रेज़ लोगों ने वहाँ अपनी जो इंटरेस्ट थे, ब्रिटिश हुकूमत थे, उसको सेफ गार्ड करने के लिए ये हिंदुस्तान से जो फौजियों की यूनिट्स लेके अंग्रेज़ों ने सिंगापुर में स्टेशन करके रखी हुई थी। अब देखिए, जहाँ पे आर्मी होगी, आर्मी की यूनिट्स होगी, तो उनकी यूनिफॉर्म वगैरह धोने का बंदोबस्त करना पड़ता है। तभी आज की तरह वॉशिंग मशीन्स नहीं थी कि मशीन में डाला, सबके कपड़े धोए गए। तो अंग्रेज़ों को धोबियों की ज़रूरत पड़ी, धोबी, कि इनकी जो यूनिफॉर्म्स हैं उनको धोना, प्रेस करना, साफ़ करना, स्टार्च करना, ये वो सब करने के लिए वो धोबी उनको नहीं मिल रहे थे कहीं से। तो वो उत्तर प्रदेश से बड़ी हिम्मत करने के बाद कुछ 60, 70, 80 कुछ करीब धोबी लोगों को उत्तर प्रदेश से अंग्रेज़ लेके गए सिंगापुर, अपनी आर्मी की यूनिफॉर्म्स वगैरह धोने, प्रेस करने के लिए। वहाँ पे एक धोबी घाट भी है, एक रेलवे स्टेशन के पास, मैंने देखी है, नाम अभी याद नहीं है उस रेलवे स्टेशन का, छोटा सा स्टेशन है, उसके बाद धोबी घाट है। अभी भी थी, जब मैं जाता था 2000 तक थी, उसके बाद का पता नहीं। तो लिटिल इंडिया जो वहाँ पे बना, वो उसी टाइम से बना जब इंडियन आर्मी की यूनिट्स वहाँ पे थी, और उसके साथ साथ ऐसा ऐसा थोड़े थोड़े करके इंडियन लोग जाने लगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वो धोबी सिंगापुर गए वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद। उसके बाद क्योंकि वहाँ के कानून सख्त था, रेसिडेंट वीज़ा आप फैमिली को नहीं ला सकते थे, काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शन थी। उसके चलते हुए ऐसा ऐसा अब धोबी इतने चले गए, उसके बाद दूसरी कुछ जो और स्टाफ हुआ आया, उसके लिए कोई चाय पानी का बंदोबस्त नहीं था। तो ये दोनों जो कज़न मोहम्मद मुस्तफ़ा और शमशुद्दीन, ये दोनों उस चक्कर में जब उत्तर प्रदेश से सिंगापुर का रास्ता खुला, तो ये लोग अपने गांव से थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके, तभी समुद्री जहाज़ चलता था, बाई एयर नहीं जाया जा सकता था। कलकत्ता से एक जहाज़ चलता था जो सिंगापुर जाता था, और 17 रुपये 17 रुपीज़ उसकी टिकट थी समुद्री जहाज़ की। तो इन लोगों ने 4-4 आने, 8-8 आने गाँव में से इकट्ठे करके उधारे लेके ये आदमी वो 17 रुपये की कलकत्ता तक बाई ट्रेन गए। कलकत्ता से वो जहाज़ लेके 17 रुपये की टिकट लेके ये लोग सिंगापुर पहुंचते हैं किसी रेफरेंस के साथ। जो धोबी लोग ऑलरेडी इनके गांव के कुछ वहाँ पे थे, उनके पास ये दोनों कज़न्स जो हैं, भाई दोनों, पहुँच जाते हैं सिंगापुर। और क्योंकि वो धोबी लोगों का
बिज़ी रहते थे सारा दिन, एक टाइम लिमिट हुआ करती थी, उनको चाय वाय और छोटा मोटा नाश्ता पिलाने के लिए ये दोनों भाइयों ने, कज़न्स ने, एक छोटी सी दुकान जो सरंगून रोड के कॉर्नर पे थी, वहाँ पे एक छोटा सा एरिया लेके, एक दुकान लेके इन्होंने चाय बनाने का धंधा शुरू किया। और वहाँ पे चाय के साथ साथ फिर थोड़ा सामान रखना शुरू कर दिया, बिस्कुट वगैरह जो, और नमकीन, जो कुछ इस किस्म का सामान रखते रखते ऐसा ऐसा उन्होंने नोटिस किया कि जब हमारे लोग यहाँ से, इंडिया से जो लोग आते हैं, उस समय पे ये लोग थे, और तमिलनाडु से काफ़ी लोग सिंगापुर में सेटल्ड हुए थे, लेकिन वो वाइट कॉलर जॉब करते थे, ऑफिस में काम करना। और इसी तरह जैसे कलकत्ता से एक समुद्री जहाज़ चलता था, इसी तरह चेन्नई से एक समुद्री जहाज़ सिंगापुर जाया करता था, जिसका नाम था चिदम्बरम। ये अपने जो पीसी चिदम्बरम हैं, जो लीडर पॉलिटिशियन, इनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हुआ किसी ने, चिदम्बरम सिटी भी है कि जब मद्रास से आप पौंडीचेरी जाते हैं बाई रोड, तो रास्ते में चिदम्बरम, वो छोटा सा टाउन है, टाउनशिप, बड़ा गांव या छोटा कस्बा, वो रास्ते में पड़ता है। तो उस जहाज़ का नाम था चिदम्बरम। वो चेन्नई से सिंगापुर आया जाया करता था, उसकी भी कुछ 20 रुपये 21 रुपये टिकट थी। तो ये मोड ऑफ ट्रैवलिंग था उस समय पे। तो ये दोनों भाइयों ने सिंगापुर पे जाके मुस्तफ़ा और शमसुद्दीन ने चाय बनाने का काम शुरू किया। उसके साथ, क्योंकि वहाँ से लोगों को जब इंडिया आना होता था समुद्री जहाज़ में, उसमें तो कोई वेट की लिमिटेशन नहीं होती, ना ट्रेन में कोई वेट लिमिटेशन होती है। बाई एयर तो आप 15 किलो 20 किलो अलग-अलग फ्लाइट्स की लिमिट है सामान लेके जाने की, लेकिन समुद्री जहाज़ में ऐसी लिमिट नहीं थी। तो जब हमारे यूपी के जो लोग, जो धोबियों के चलते चलते और कई किस्म के लोग वहाँ पहुँचने शुरू हो गए, इनको सिंगापुर में बाबू कहा जाता था, क्योंकि यूपी के लोगों को उस समय पे हर आदमी को बाबू कहने की आदत थी कि आप, और बाबूजी कैसे हो, और बाबू बताओ क्या हुआ। तो सिंगापुर के लोग इनको, वो जो शुरू शुरू में जो लोग गए थे उत्तर प्रदेश से, उनको बाबू कहा करते थे। तो वो बाबू लोगों का जब यूपी जाना होता था हिंदुस्तान, तो उनके लिए वो जो ट्रंक होते थे, सूटकेस जो अंग्रेज़ लेदर वगैरह के रखते थे, वो बहुत महंगे होते थे, इनकी तो इतनी सैलरी भी नहीं होती थी। तो इनके लिए शमसुद्दीन और मुस्तफ़ा ने लोखंड के, आयरन के ट्रंक बनाने शुरू किए, और वो डिफरेंट साइज़ के, और वो ट्रंक बेचने शुरू किए चाय की दुकान के साथ। एक और जगह लेके वहाँ पे ट्रंक रख लिए, उनको ताला लगा के, साथ में कुड्डी वुड्डी लगी होती थी, वो दे देना। तो वो आते हुए सिंगापुर से सामान, उस ज़माने में जो कपड़ा होता था, कुछ आता था, वो ले आना वहाँ से। सिंगापुर से ड्यूटी फ्री कंट्री, चीज़ें सस्ती हैं, तो वो सामान बांध के अपनी फैमिली के लिए, जो पूरी फैमिली उत्तर प्रदेश में होती थी, बीवी बच्चे रिश्तेदार, उनके लिए इस वक्त सामान लेके, तो वो ट्रंकों से, चाय के बाद ट्रंक के बाद इन्होंने हल्का हल्का काम शुरू किया। मैं मुस्तफ़ा मार्केट, मुस्तफ़ा सेंटर के मालिकों की बात कर रहा हूँ। तो आज मल्टी बिलियनर्स हैं, बिलियनर्स नहीं। उन लोगों ने वहाँ से इन लोगों को पैसे का जो ट्रांसफ़र होता था, मनी ट्रांसफ़र फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया, जो है इंडिया टू सिंगापुर, उसका काम शुरू कर दिया बड़े छोटे लेवल पे, क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट के लोग हर महीने जब 15 दिन के बाद कोई ना कोई शख्स हिंदुस्तान आता ही था, तो उसके हाथ में से अपनी गारंटी पे वे, ये लोग उनको पैसा दे दिया करते थे कि आप यूपी में जाके, कानपुर में या लखनऊ में या कहाँ पे, इस आदमी को ये इतने पैसे दे देना, उसका आगे क्या करना है वो हमें अपने आप करवा लेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने वो हवाला, जिसको हम कहते हैं आज के दिन में अनऑफिशियल मनी ट्रांसफ़र, कैश ट्रांसफ़र, तो वहाँ का जो पैसा होता था सिंगापुर डॉलर, उस ज़माने में 300-400 सिंगापुर डॉलर सैलरी होती थी। 4 रुपये का एक सिंगापुर का इंडियन 4 रुपीज़ मिलते थे एक डॉलर के। तो ये, लेकिन उस ज़माने में इतनी सैलरी हिंदुस्तान का 2000 रुपया भी अगर किसी को मिलता था तो बहुत खुश होते थे, इतना सस्ता ज़माना था। आप अंदाज़ा लगा लीजिए 17 रुपये
अगर जहाज की टिकट थी तो कितना सस्ता ज़माना होगा। खैर, वो जो हवाले का काम इन्होंने शुरू किया, उनमें इनका रेपुटेशन बना। वहाँ के लोगों को पैसा उनके घर में मिल जाता था बड़े आराम से, बिना दिक्कत के, और थोड़ा बहुत अपना कमीशन लेते थे और रेपुटेशन बने। कई बार लोग अपना पैसा हर महीने जो कमाते थे उसमें से मतलब जो डॉलर, सिंगापुर डॉलर है, उसके $5 $10 वो इनके पास जमा करवा देते थे। ओवर द ईयर्स करते करते हज़ारों लोग इनके पास जमा शुरू करवाने लग गए कि जब इकट्ठा पैसा हो जाएगा तो हम जाते हुए खुद ले जाएंगे, जो आप हमारा ट्रांसफ़र करवा देना। तो लाखों डॉलर उनके पास जमा होने लग गए जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। उन्होंने उस पैसे की रोलिंग कर कर के उसके साथ एक बड़ी दुकान ले ली, उसके बाद एक और बड़ी दुकान ले ली। फिर इनको पता था कि जब इंडियन वापस जाते हैं हिंदुस्तान तो कपड़ा लेके जाते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स ले जाते हैं। इन्होंने एक दुकान कपड़े की शुरू कर ली साथ में खरीद के, और उसी टाइम पे करते करते इनकी रोलिंग काफ़ी बढ़ने लगी और इनकी जो दुकान थी वो एक मिनी सुपर स्टोर कर लो, बड़े एरिया में एक दुकान छोटी सी बन गई, लेकिन चाय का धंधा चालू रखा, वो बंद नहीं किया। तो करते करते 91 में शायद 91 जनवरी में पहली अमेरिका की और इराक की लड़ाई होती है। वो 1-1.5 महीना चलती है, लेकिन उसमें नुकसान बहुत हुआ होता है और एक अनसर्टेनिटी पूरे वर्ल्ड में होती है कि आगे क्या होगा, अमेरिका इराक का क्या करेगा। दूसरी बड़ी जो लड़ाई हुई उनकी, उसमें फिर सद्दाम हुसैन मारा गया। लेकिन उस पहली 1.5 महीने की लड़ाई ने दुनिया को एक तरीके से डरा के रख दिया था। जहाँ पे आज सिंगापुर का वो मुस्तफ़ा स्टोर है, मुस्तफ़ा सेंटर है, उसको 1990 में सिंगापुर सरकार पूरा एरिया डिमोलिश करके वहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे। पूरे एरिया, उसको लिटिल इंडिया कहते हैं उस एरिया को, तो उसको रीडेवलप करना चाहते थे। लेकिन वो जो रिसेशन आया इराक पार की लड़ाई के बाद, तो उन्होंने वो पैसा सिंगापुर सरकार ने अपना बचा के रखा और पूरे एरिया को रीडेवलप करने का जो इरादा था वो छोड़ दिया। लेकिन लोगों को ये लगता था कि आज नहीं तो कल ये हमारी बिल्डिंगें टूटेंगी और हमें सरकार से कुछ मिलेगा नहीं। तो सरकार से जो कंपनसेशन मिलेगी वो इतनी नहीं होगी। तो वो पैनिक टाइम पे लोगों ने अपनी दुकानें, दफ्तर बेचने शुरू कर दिए। और ये जो भाई थे मुस्तफ़ा और शमशुद्दीन, इन्होंने उस मौके का फ़ायदा उठाया। सस्ती दुकानें जो लोग पैनिक सिचुएशन में बेच रहे थे, इन्होंने वो छोटे मोटे स्टोर जो पूरे एरिया में थे, वहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको पहले, सरंगोन प्लाज़ा हुआ करता था, जहाँ पे आज का जो मुस्तफ़ा सेंटर है वो उन्होंने ख़रीद लिया, पूरा प्लाज़ा ख़रीद लिया। और उसके साथ साथ उसको एरिया को रीडेवलप करते करते 1995 में जो आज आप मुस्तफ़ा सेंटर देख रहे हो सिंगापुर का, वो 1995 में कंस्ट्रक्ट करके उन्होंने ओपन किया। उसके बाद उसकी पहली एक्सटेंशन की, रोड तक लेके चले गए। उसके बाद रोड के आगे जो एक पोर्शन था वो भी खरीदा और रोड के ऊपर रैंप बनाया दोनों सेंटर्स को जोड़ने के लिए। तो करते करते इनका जो जब शुरू किया है इन्होंने वो मुस्तफ़ा सेंटर, होल से मार्केट पूरी बनाई वहाँ पे, सुपर मार्केट की तरह। और उसमें इन्होंने थोड़े दिनों के बाद, 6-8 महीने के बाद, सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि हमारे प्रीमाइसेस में दुकान कोई भी खोल सकता है, लेकिन सेल प्रोसीड का 20% हम लेंगे, किराया नहीं लेंगे आपसे, आपको कोई स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं, आप अपना सामान रखो, हम उस सामान को बेचेंगे और सेल प्रोसीड्स का 20% हम काट के बाकी पैसा आपको दे देंगे। तो इतने लोगों ने, किसी ने रोका, ठीक है अपना माल रख लो दुकान में, वहाँ पे बिकेगा, पैसा आएगा। तो उससे इतनी वैरायटी वहाँ पे इकट्ठी हो गई मुस्तफ़ा सेंटर में। ग्राउंड फ्लोर पे घड़ियों का शोरूम, गोल्ड का शोरूम, साथ में कैफ़े, रेस्टोरेंट, और इनका ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर स्ट्रक्चर था पुराना,
सेकंड फ्लोर पे एक होटल हुआ करता था, मुस्तफ़ा होटल, लेकिन वो चला नहीं ज़्यादा क्योंकि बहुत वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, पार्किंग नहीं है। मुस्तफ़ा सेंटर की आप हैरान होंगे, दुनिया में शायद पहला ऐसा शॉपिंग सेंटर होगा जिसकी अपनी पार्किंग नहीं है। तो गाड़ियाँ आपको रोड पे खड़ी करनी पड़ती हैं, जो सरकारी पार्किंग में खड़ी करके आओ। तो वो इतना क्राउड वहाँ पे रहता है, बाहर भी अंदर भी, तो लेकिन फिर भी चलता है। और देखिए जैसे कहते हैं कि जब किस्मत साथ देती है तो वो करते करते इराक़ की लड़ाई का डर, सस्ती ज़मीन खरीद के सेंटर बना लिया। उसके बाद इंडिया में नरसिम्हा राव की सरकार बनी, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने और इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी ओपन कर दिया। पहले जो लोगों को सिंगापुर से सामान लाते थे तभी कस्टम की ड्यूटी लगती थी और उसमें एक लिमिट भी थी कि आप इतने किलो सामान लेके आ सकते हो। नई जो पॉलिसी आई नरसिम्हा राव की, उसने कहा कि आप 25,000 तक का सामान आप लेके आ सकते हो, तो लोगों का पकड़े जाने का डर निकल गया। तो 25,000 की शॉपिंग करके लोग मैक्सिमम शॉपिंग, जो उस समय जो कैरियर्स होते थे जो सिंगापुर से सामान ला के इंडिया में बेचा करते थे, मुंबई में, दिल्ली में, इन एयरपोर्ट्स पे बहुत सामान आता था सिंगापुर से, तो वो लाने का जो बस सामान जो उनका और सामान बिकने लगा, क्योंकि इंडियन एयरपोर्ट्स पे जो कस्टम की पाबंदियाँ थीं वो बहुत कम हो गई थी। तो उसका बहुत बड़ा इनको एक बहुत बड़ी छलांग लगी इनकी सेल्स की। जो सेल थी वो 3-4 गुना बढ़ गई इनकी। और उसके बाद इन्होंने सिंगापुर ड्यूटी फ्री कंट्री है, सिंगापुर सोना सस्ता था, तो इन्होंने सोने का काम शुरू कर दिया, नीचे स्टोर बना दिया बहुत बड़ा गोल्ड का। और उसके बाद घड़ियाँ, सबसे पहले जो स्विस वॉचेज़ होती थी या जो अमेरिकन घड़ियाँ आती थी, उन घड़ियों का इन्होंने, जो पहले चाइनीज़ लोग जो बाहर से खरीद के इनको सप्लाई करते थे, इन्होंने डायरेक्ट वो घड़ियाँ लेके उनके शोरूम शुरू कर दिए। मुझे याद है कोई ऐसा शख्स नहीं होगा हमारे सर्कल में मुंबई में जो सिंगापुर से वापस आया हो और घड़ी और सोने की चीज़ ना लेके आया हो। उस टाइम पे सीको, रिको, सिटीज़न, ये घड़ियाँ और लेके लोग आते थे और बहुत सारा सामान फैमिली का सिंगापुर से लाना। लेकिन इनकी कहानी वो भाइयों की ख़त्म नहीं होती। जैसे ही बिज़नेस बढ़ा, सिंगापुर की टॉप 10 अर्निंग कंपनीज़ में मुस्तफ़ा भाइयों का जो कंपनी थी इनकी, मोहम्मद मुस्तफ़ा एंड शमशुद्दीन एंड को, इनकी कंपनी का नाम था। वो कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि उनके बाद जब सेकंड जनरेशन आई, मुस्तफ़ा का बेटा मुश्ताक का बेटा उसामा और ये बेटे, और उधर शमशुद्दीन के बेटे, जब तक मोहम्मद मुस्तफ़ा काम देखता था तो शमशुद्दीन प्लेड अ सेकंड फिडल, वो ज़्यादा दखल नहीं देता था। लेकिन उनके मरने के बाद जो शमशुद्दीन के आगे औलाद थी, उन्होंने कहा कि हमारे बाप ने साथ में आपके बाप के साथ काम किया पूरी उम्र, और आपकी जो हिस्सा है पूरी कंपनी का, वो आधा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। और आज के दिन में वो जो दोनों कज़न फैमिलीज़ हैं उनके बीच में बहुत सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं पूरी प्रॉपर्टी का बंटवारे के लिए। और उसी दौरान जो मुस्तफ़ा के बेटे मुश्ताक ने जो जिम्बाब्वे वगैरह में, साउथ अफ्रीका में, चेन्नई में जो बिज़नेस खोला था, उसमें भी हिस्सा माना जा रहा है। और अभी मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया कि वो जो रैंप बनाया था दोनों मार्केट्स को जोड़ने के लिए, उसको भी सिंगापुर सरकार ने इलीगल करार दे दिया है। और तीसरा ये कि पूरी दोनों शॉपिंग सेंटर्स में फायर एग्ज़िट है ही नहीं, क्योंकि कैश का काम होता है, चोरी का डर रहता है, एक ही दरवाज़ा अंदर जाने का, एक दरवाज़ा बाहर आने का, कोई फायर एग्ज़िट नहीं है। तो वो भी सरकार ने नोटिस दिया हुआ है। और अभी ये कोरोना की वजह से, रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से, वो सेंटर जो 24 घंटे खुला रहता था मार्केटिंग के लिए, वो अब सिर्फ 12 घंटे खुला रहता है। पार्टनर्स के आपस के झगड़े, कोर्ट कचहरी के केस, कोरोना की वजह से जो सेल पे जो फ़र्क पड़ा है, आज के दिन में वो जो मुस्तफ़ा सेंटर है
वो बिकने की कगार पे है। तो ये कहानी मैं आपको जो मुस्तफ़ा डोसा से शुरू हुई थी, वो बात करते करते, रिसर्च करते करते कहीं की कहीं पहुंच गई। तो मुझे आशा है, उम्मीद है आपको ये किस्सा अच्छा लगेगा। कभी सिंगापुर जाओगे तो मुस्तफ़ा सेंटर देख के आना। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।